Hello friends, welcome to my channel Passion Education। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे दोस्तों, मुझे वेलकम की जगह आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन एजुकेशन ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि आई नो कि एक बहुत लंबा टाइम हो गया है, बहुत ही लंबा गैप हो गया है। काफ़ी टाइम से हमने इस सीरीज़ के ऊपर से कोई वीडियो लेकर के हम नहीं आए हैं इस चैनल के ऊपर। सो सभी एस्पिरेंट्स को आई एम रियली वेरी सॉरी, बीच में जो इतना लंबा गैप हो गया उसके लिए। बट थैंक्स, मतलब सॉरी के साथ साथ एक थैंक्स भी आ रहा है। थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर, सभी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को अलग अलग से थैंक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके वो उनकी चॉइस है। तो सभी को एक बड़ा सा थैंक्स कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, जितना आप पीछे धक्का लग जाए या जहाँ पे भी आप हो या जिस पॉइंट पे भी हो या जिस भी काम में अटके हो, जिस वजह से भी इतना लंबा गैप हो जाता है, बट फिर से एक पुश मिलता है कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है, नहीं मुझे मेरे एस्पिरेंट्स तक पहुंचना है अपने कंटेंट के साथ। तो आप सब वो हो जो एक मोटिवेट करते हो, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरीके से आप सब काम करते हो। कई बार ना जब इंसान अंदर से अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाता, हाँ बिल्कुल, सिर्फ मैं आपको मोटिवेट करती हूँ पढ़ाई करते रहो ऐसा थोड़ी होता है, आप सब मुझे मोटिवेट करते हो कि मैं अपना काम करती रहूँ, हमेशा शिद्दत से करूँ, उसके अंदर की हो रही कमियों को सुधारती रहूँ। सो अभी आज मैं वापस इस वीडियो को बना रही हूँ इस चैनल पे, मैं खुद भी वापस आई हूँ। सो इस चीज़ के लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूवर्स को बहुत सारा थैंक यू। अपना प्यार, अपना साथ हमारे चैनल के साथ यूं ही बनाए रखिए। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले हर दिन मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, आपकी इस जर्नी में हेल्पफुल रह सकूँ दोस्तों। बाकी वो कहते हैं ना, हम आए हैं अकेले जाएंगे अकेले, पर अगर इस धरती पे हैं तो हम सभी की एक कोई जर्नी है, उस जर्नी के अंदर एक दूसरे का मिलके हाथ बटाते हैं ताकि वो जर्नी आसान सी हो जाए थोड़ी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीपीएससी क्लास 1 to PYQ की सीरीज़ में, जहां हम डिस्कस करते हैं जीपीएससी क्लास 1 to लेवल के PYQs को। डिस्कस कर रहे थे हम 8/1/23 को कंडक्ट किया हुआ एग्ज़ाम का पेपर 2। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाती हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को रेफ़र नहीं कर लेते हैं हम, मैं उसके टॉपिक्स, क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछे गए हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़ोर देने लायक है, वहाँ पे मैं उनके ऑप्शंस पे भी मैंने कंटेंट बना के रखे हुए हैं, ताकि अगर दोबारा उस पर से क्वेश्चन आता है ना, तो आप बेधड़क बिना कंफ्यूज हुए टिक करके आए, सही करके आए और एग्ज़ाम क्लियर करके आए। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको कुछ मोटिवेशन देने की ज़रूरत है या मोटिवेटिंग लाइंस बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज जीपीएससी का कैलेंडर आ चुका है दोस्तों। 2026 का कैलेंडर आ चुका है, अप्रैल 26 में एग्ज़ाम होगी, इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड 2025 के लिए, जी हाँ दोस्तों, 24 में आप सभी को पता है कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी क्लास 1 to लेवल की। आप सबको पता है कि सिलेबस किस तरीके से, जो पैटर्न है ना एग्जामिनेशन के अंदर, थोड़े चेंजेस आए गए हैं। आई होप आप सब उस चेंजेस से अवेयर होंगे दोस्तों। जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हो गए हैं, और वहीं पे आपके बाकी जो जीएस के पेपर्स हैं वो 250 मार्क्स के हो गए हैं। दोस्तों, जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, जम करके मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे हल्के फुल्के में लेने से नहीं चलेगा। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को, क्लास 1 to लेवल की नोटिफिकेशन के रिलेटेड न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, तो जीपीएससी के चेयरमैन जो हमारे सर हसमुख पटेल हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि जैसे ही नियम आ जाएंगे तो वो नोटिफिकेशन भी बाहर आ जाएंगे, यानी हम सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो देखने को पक्के से मिलेगा। तो अपनी तैयारी एकदम कमर कस लीजिए, जम करके करनी है आपको दोस्तों, क्लियर करना है एग्ज़ाम को, बस ये टारगेट रख लीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, यहाँ पे हम वहीं से जहाँ हम पहुँचे थे उस क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जितने भी
एस्पिरेंट्स जितने भी व्यूवर्स इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों 1 to 10 इस पेपर के जो पेपर 2 का 8123 को जो पेपर कंडक्ट कराया था उसका पेपर 2 का 1 to 10 क्वेश्चन मैंने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, उसकी अलग प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। E1 मैंने 2024 7/1/24 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी उसका पेपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सॉल्व कराया हुआ है, आप चाहें तो उसे रेफ़र कर सकते हैं, आपकी तैयारी में एक्चुअली में बहुत ही हेल्पफुल होगा वो। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक बटन दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बात कर रहा है विच आर फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से पूछा जा रहा है इनमें से कौन से दिए गए मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एग्जाम्पल हैं। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ड ओन ऑपरेट, बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफ़र, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफ़र। सो ये सारे ही जो मॉडल के एग्जाम्पल दिए गए हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के टाइप है। आइए दोस्तों मैं आपको समझाती हूँ कि ये होते क्या हैं। सो अंडर build operate transfer model, a private player is granted a concession to finance, build and operate a project for specified period of time। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये जो एक ऑप्शन है वो समझाऊंगी और उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे सिर्फ शब्द चेंज किए गए हैं, मॉडल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, फाइनेंसिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बाकी आप समझ जाएंगे। तो देखिए, जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल है उसके तहत क्या किया जाता है, जो प्राइवेट प्लेयर होता है उनको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो उसे फाइनेंस करेंगे, बिल्ड करेंगे और ऑपरेट करेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड तक, और एक पर्टिकुलर पीरियड तक ऑपरेट करने के बाद वो ट्रांसफ़र कर देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है। सो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम 20 और 30 ईयर कंसेशन पीरियड with the developer recouping the investment by way of a user charges of all charged from the customer using the facility and thereby taking on a certain amount of financial risk। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने जो प्राइवेट प्लेयर है उनको बिल्ड करने के लिए दिया, बट ये ऑपरेट करने के लिए क्यों दे रहे हैं, बिल्ड करने के बाद डायरेक्ट क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिस्क हो गया, यानी जो फाइनेंस करेंगे ना इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट प्लेयर अपना लेकर के आने वाले हैं, तो वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाई है उसको निकालने के लिए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लेंगे, जैसे 20 to 30 ईयर्स का समय लेंगे, और वो यूज़र चार्जेस या जैसे कि आप टोल चार्जेस देखते हैं लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे एंड फिर वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसे कहा जाता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र का मॉडल। इट इज़ अ कन्वेंशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन विच अ प्राइवेट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन, build, operate during the contracted period and transfer back the facility to the public sector। सिर्फ यहाँ पे build, own, operate के अंदर होगा, जहाँ पे own कर लिया जाएगा, build, operate लीज पे मिलेगा इनको और फिर ट्रांसफ़र करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। इट इज़ इंडियाज़ प्रीमियर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर एंड ट्रस्टेड विद डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग नेशनल हाईवे। ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 के तहत, और ये ऑपरेशनल हुई फरवरी 1995 से। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत आती है। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट occurs when government sells 5% of its share। Second, Abid Hussain committee recommended the abolition of reservation of items of small scale sector in industry। Which of following statement given above is or all correct? So यहाँ पे correct statement only 2 है। जो अबिद हुसैन कमेटी है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी फॉर द अबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम ऑफ स्मॉल स्केल इन सेक्टर इन इंडस्ट्री। दोस्तों हम समझ लेते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट है, सॉरी फॉल्स है, इनकरेक्ट है। ठीक है,
तो प्राइवेटाइजेशन कहते किसे हैं, अब ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर इज टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन. The government ceases to be the owner of the entity or the business. Privatization is considered to bring more efficiency and objectivity to company, something that a government company is not considered about. India went for privatization in the historic reform budget of 1991, also known as New Economic Policy और LPG policy. सो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन कब कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर की एंटिटी है उसे ट्रांसफ़र, उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देती है प्राइवेट प्लेयर्स के तरफ। ठीक है, समझ रहे हैं आप? सो प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उनकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देगी प्राइवेट प्लेयर्स को। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन किसी भी यूनिट का इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर एफिशिएंसी लाई जा सके, प्रॉफिटेबिलिटी हो सके वो उस यूनिट की, वो सारी चीज़ों को देखते हुए किया जाता है। अगर हम एकदम ध्यान से देखें कि पूरी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जर्नी रही है, तो वो प्राइवेटाइजेशन अपनाया कब गया था? 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म के तौर पे। यहाँ पे एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन है, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। तो उसके तहत प्राइवेटाइजेशन को अपनाया गया था। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़, द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, हैंडलूम। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किस तरीके से हैंडलूम को बताया गया है इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो इंडियन हैंडलूम सेक्टर इज सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हैंडलूम सेक्टर है ना, इंडियन का हैंडलूम सेक्टर, वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। फर्स्ट कौन सा है? एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली आपको पता है जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके तहत एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई है तो वो हैंडलूम का सेक्टर है। इट सर्व एज अ वाइटल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ओवर 3 मिलियन आर्टिशियन अक्रॉस द कंट्री। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर plan scheme for integrated and comprehensive development of handloom and welfare of handloom weavers. It focuses on establishing handloom clusters at the block level to help weaving groups become self-sustainable. So दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म आया सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम। तो आप सबको बताना है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आप तो इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ आ चुकी है, तो ये आपको मतलब वहाँ पे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम किसे कहा जाता है। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको कमेंट करके बताना है कि क्या है ये, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। जूट, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना। सो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, ये याद रखिएगा, फैक्चुअल डेटा है, याद रखना है आपको। फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना। However, in terms of acreage and trade, बांग्लादेश लीड करता है as it accounts for 3/4 of global jute export in comparison to India 7%. So इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है दोस्तों, बट अगर बात करें ग्लोबल ट्रेड मार्केट के अंदर, सो बांग्लादेश लीड करता है क्योंकि वो 3/4 ऑफ ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट कवर करता है, जबकि इंडिया सिर्फ 7% ही कंट्रीब्यूट करता है। It is mainly concentrated in eastern India because of the rich alluvial soil of Ganga Brahmaputra Delta. मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 14, सत्यम कमेटी डील्स विथ। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, दैट इज टेक्सटाइल पॉलिसी। यहाँ पे हम कुछ कमीशन और वो किस टॉपिक से रिलेटेड थे, बने थे कमीशन, वो देख लेते हैं दोस्तों। सरकारी कमीशन है एक्सप्लोर द रिलेशन एंड पावर ऑफ स्टेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नानावती मेहता कमीशन है प्रॉप्ड इनटू 2002 गुजरात रायट्स। लिब्रहन कमीशन है दैट इन्वेस्टिगेटेड द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस। एंड मंडल कमीशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सत्यम कमेटी का टेक्सटाइल पॉलिसी से डील करते हुए था।
याद रख लीजिएगा दोस्तों। आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ फॉलोइंग आर रिसेंट मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू डील विद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 1A, दैट इज 1, 2 एंड 3। जान लेते हैं दोस्तों अमृत, दैट इज अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 में इन 500 सिलेक्टेड सिटीज अक्रॉस द कंट्री, कवरिंग अराउंड 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। इसका टारगेट किया था टू एनहांस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट अर्बन रिफॉर्म्स फॉर सिलेक्टेड सिटीज। ध्यान में रखिएगा, फॉर सिलेक्टेड सिटीज एंड कंपासिंग वाटर सप्लाई, सीवरेज, drainage, green spaces, non-motorized transport and capacity building। ओके, तो उसी के बेसिस पे अमृत 2.0 स्कीम बाहर लाई गई एंड इट वाज लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर 2021, subsuming Amrut 1.0 for the period of a 5 year, that is from the financial year 2021-2022 to financial year 2025-26। Its objective are universal coverage of a water supply from 500 cities to about 4,900 statutory towns in the country, and coverage of sewage septage management in 500 cities covered in the first phase of Amrit scheme. So Amrit 2.0 aims to promote circular economy of water through development of city water balance plan by recycling, reuse of treated sewage, regeneration of water bodies and water conservation। सो दोस्तों यहाँ पे आपको अमृत स्कीम का जो टारगेट है ना वो याद रखना है। बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च SBM on 2 October 2014 to accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put focus on sanitation। इस मिशन के दो कंपोनेंट हैं, दैट इज SBM ग्रामीण जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है, याद रखिएगा दोस्तों, और दूसरा है SBM अर्बन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत आता है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ये नहीं पता होगा कि ये अर्बन और रूरल का दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अंडर दिस कॉम्पोनेंट्स ऑल विलेजेस, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड यूटीज इन इंडिया हैड टू डिक्लेयर देमसेल्फ ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2 October 2019 that celebrates the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi। Launched in 2021, the SBM Urban 2.0 has the target of clearing around 2,400 legacy landfill sites in the country by 2025-26। जो legacy landfill sites होती है ना, बहुत पुरानी टाइम से एक मतलब कचरे का एक ठेला वहाँ पे हमेशा रहता ही है, वैसी साइट्स को क्लियर करने का इसके अंदर टारगेट रखा गया है। लेगेसी वेस्ट डंप साइट आर प्लेस दैट कंटेन सॉलिड वेस्ट दैट हैज़ बीन कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन एन अनसाइंटिफिक एंड अनकंट्रोल्ड मैनर। सो जब आप मेन सीखेंगे ना तो वहाँ पे पहले ये चीज़ आ जाती है दोस्तों। हमें लगता है कि हम ये छोटे छोटे टर्म्स पे क्यों ही ध्यान दें, बट जब आप मेंस के आंसर देखिए, क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो वहाँ पे लेगेसी वेस्ट क्या है वो एक्सप्लेन करना होता है कई बार। तो जब आप वो करते हैं सही से तो वहाँ पे आपका प्लस पॉइंट होता है। ये होते हैं कि किस तरीके से, ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किस तरीके से आप आधा आधा मार्क्स, एक एक मार्क्स अपने कॉम्पिटिटिव से ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप अवेयर है उन पर्टिकुलर टर्म्स को लेकर के। फंडिंग, टू गेट फंडिंग फ्रॉम SBM Urban 2.0 cities are supposed to submit action plans to Ministry of Housing and Urban Affairs for bioremediation of their legacy landfills and then reuse of the land cleared। अब बात कर लेते हैं PMAY, दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के तहत ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, जो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2, 3, इन तीनों ही ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं ताकि इन पे से कभी क्वेश्चन बनता है आगे तो आपके पास क्लैरिटी होगी ये जो स्कीम थी किसके रिलेटेड थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, it is a credit linked subsidy scheme initiated to provide affordable housing to low and moderate income residents across the country। स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फॉर अर्बन पुअर एंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना आर रूरल फॉर दी रूरल पुअर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं PMAY Urban 2.0 की। It has been designed to extend financial assistance to urban poor and middle class families for constructing, purchasing or renting houses at affordable cost in urban area।
The scheme is open to families belonging to economically weaker section, low income group, middle income group segments who do not own a pakka house anywhere in the country. Question number 16. Which of following are the major cause of resources depletion or degradation? सो क्वेश्चन दोस्तों अगर समझेंगे ना, ये कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, अगर 10th का भी कोई बच्चा होगा ना, वो भी आराम से बता पाएगा कि इनमें से क्या कारण है इन दिए गए ऑप्शन में से जो डिप्लेशन, रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन या डिप्लेशन का कारण बनते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन पॉल्यूशन एंड कंटामिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, थर्ड ओवर कंजप्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फिफ्थ सॉइल इरोजन, सिक्स डिफॉरेस्ट्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1B, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ज़रा इसको हम कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। देख लीजिए आप, मैंने इसका कुछ कंटेंट नहीं क्रिएट किया है। ये क्वेश्चन वो कहते हैं ना बच्चे सॉल्व कर लेंगे, ये आपके लिए एक था प्लस पॉइंट था कि भाई एक मार्क तो लेकर के आइए आप इसको सॉल्व करके। सो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट करते हैं, डिग्रेड करते हैं। देखिए, पॉल्यूशन की वजह से ऑफकोर्स रिसोर्सेज डिप्लीट करते हैं, डिग्रेड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बहुत ज़्यादा पैमाने पे लेकर के जाएंगे। जोशीमठ देख लीजिए आप, उत्तराखंड जोशीमठ का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, कैपेसिटी कितनी है और क्या किया जा रहा है। रिसोर्सेज डिप्लेशन का कारण बनते हैं ओवर कंजप्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो पता ही चल जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, रिसोर्स डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं। सॉइल इरोजन इज इक्वल्स टू रिसोर्स डिग्रेडेशन है। डिफॉरेस्टेशन, आप पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल बर्बाद कर रहे हैं, रिसोर्स डिग्रेडेशन। सो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 के तहत एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, जहाँ पे कमिटीज़ के नाम बताए गए हैं, और दूसरी लिस्ट दी गई है जो बताए जा रहे हैं क्या इनके द्वारा चेयर की गई थी। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, श्री राजा शेलिया। बी, इंडस्ट्रियल सिकनेस, श्री ओमकार गोस्वामी। सी, टैक्स रिफॉर्म, श्री RN मल्होत्रा। रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, श्री C रंगराजन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, दैट इज ए का 4th आ जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1st और डी का 3। अब प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे कौन सा मैच करेगा। दोस्तों, यहाँ पे SDG के ऊपर से क्वेश्चन बन रहा है, विच आर फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है SDG 6। ये अगेन वो क्वेश्चन आ गया जहाँ पे कुछ नहीं करना था। SDGs हमेशा ही न्यूज़ में रह रहे हैं, आपको याद कर लेना है। अब इसमें कितनी बार आपको बताया जाए, 17 या SDG हैं, आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि 15 से 30 के तक ना 2030 तक अचीव करने का गोल है, और ये चर्चे में ही रहने वाले हैं। और एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में आपको याद तो कर लेना है कि सारे एटलीस्ट नाम कौन से हैं, नंबर के साथ सारे नाम याद कर लेते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको लेकर के आ रही हूँ। ये अगेन SDG के ऊपर था, तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे आप सही नहीं कर पाए ना तो बहुत दुख होगा, फिर थप्पड़ मारने का मन करेगा खुद को। तब आप प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हैं, सही मान, सीरियस प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं, ये मान ही लीजिएगा और ख़ुद को इस रास्ते से निकाल लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हो गया है, बहुत ज़्यादा भारी भारी स्टेटमेंट्स हो गए ये कि निकाल दीजिएगा, बट ऑब्वियसली ये आ रहा है भाई, PYQ में आ रहा है, नंबर याद करना उतना नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। SDG 1 नो पॉवर्टी, SDG 2 ज़ीरो हंगर, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर के रिलेटेड पूछा गया था, SDG 6 है। SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आशा करती हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बाकी के 10 to 17 हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। SDG 10 reduced inequalities, SDG 11 sustainable cities and communities, SDG 12 responsible consumption and production, SDG 13 climate action, SDG 14 life below water, SDG 15 life on land, SDG 16 peace justice and strong institution, SDG 17 partnership for कोल। सो आशा करती हूँ दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से, ये वीडियो को देख लेने से आप एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे ऐसा नहीं है दोस्तों। रिवाइज करते रहिएगा, उसे खोलिएगा,
थोड़ी और मेहनत कीजिएगा, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होगी, है ना। आपने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया और अब आप सोच रहे हैं, इतनी काफ़ी सारी, वही डिफरेंस क्रिएट करता है सीरियस एस्पिरेंट्स और वो एस्पिरेंट्स जो तैयारी तो कर रहे हैं पर 100% नहीं दे रहे हैं। अब अगर आप कर ही रहे हैं, इस लाइन में घुस गए हैं, तो 100% दीजिए अब ना, है ना। So दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, a child has presented with a growth retardation, inability to walk and bruises all over the body. Which of following nutrients should be recommended as a supplement to the diet? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, सिट्रस फूड। क्वेश्चन नंबर 20, एज ऑफ 2021 टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन गुजरात इज, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, दैट इज 4। यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारी साइट है गुजरात के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, धोलावीरा, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रन की वाव पाटन, चंपानेर, पावागढ़। सो धोलावीरा के बारे में, क्योंकि ये 48th बना था हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसके साथ ही इंडिया 40s के क्लब में आ गई थी, तो धोलावीरा के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया. It was discovered in 1968 by archaeologist Jagat Pati Joshi after Mohenjo-daro, Gandriwal and Harappa in Pakistan, राखीगढ़ी इन हरियाणा, धोलावीरा इज 5th लार्जेस्ट। ध्यान में रखिएगा, ये मोहनजोदारो बाकी के जो भी नाम दिए गए हैं उनके बाद धोलावीरा 5th नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से, तो ये 5th लार्जेस्ट है। अदर देन धोलावीरा, जो बाकी की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात के अंदर, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की वाव पाटन, चंपानेर एंड पावागढ़। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज़ के अंदर हमने बाकी के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। अगेन आप सभी को बहुत सारा थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। अपना प्यार साथ ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। हम और भी नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आएंगे, जो एक अच्छे कंटेंट के साथ लेकर के आएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।